ये एक मंत्र रोज सुबह उठते ही जप लिया तो कितनी भी भयानक से भयानक सिचुएशन हो, पैसे नहीं आ रहे हो, जेबें खाली हो गई हो, पर्स खाली हो गए हो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, तो आप देखेंगे विद इन 2 डेज आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। रोज सुबह उठ के बस आपको इस मंत्र का जाप करना है, मिनिमम 21 बार करना है। और वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है विशोक श्री विष्णु, विशोक श्री विष्णु, विशोक श्री विष्णु। इसका मतलब ही ये है कि हे विष्णु जी, हमारे जितने भी दुख हैं, हमारे जितने भी शोक हैं जीवन में, उन्हें आप ले लो। सिर्फ आप करके देखो, 1 या 2 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। पूरे फेथ से करना। अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। इस रील को शेयर जरूर कर देना और जय माँ लक्ष्मी कमेंट में लिख देना। नार्सिसिस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीसीज है। ये टारगेट करते हैं अपनी लेवल से कहीं ऊंची वाले लेवल के इंसान को। तो आप अगर एक अच्छी फैमिली से हैं और सॉफ्ट हार्टेड हैं, इमोशनल या वेल एजुकेटेड, या आपका जॉब अच्छा है, या आपके पास पैसे हैं, खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, तो आप एक परफेक्ट टारगेट है इनके लिए। वो इसलिए कि आपके साथ जो बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं उनसे इनकी नीड्स पूरी होती है। ये अपनी नीड्स को पूरा करने में काबिल नहीं होते, तो इसलिए ये हमेशा टारगेट्स ढूंढते हैं। और ये अपने से ऊंचा हाथ कैसे मारते हैं? क्योंकि इन्होंने बहुत वक्त के साथ अपने टैलेंट, स्पेशल टैलेंट होता है इनका, जहाँ पे इन्होंने ये स्किल्स डेवलप करी है सोच समझ के ओवर द इयर्स। एक नाइट में नहीं होगी कि आपको देखा और इन्होंने स्किल्स डेवलप करी, ये इन्होंने आप उनके टारगेट में फिट हो गए बेसिकली, पर इन्होंने ये जो स्किल्स थी ओवर द इयर्स धीरे 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 करके उनको स्पेशलाइज करा। अब आपसे अगर कोई पूछे कि आप तो समझदार हो, दुनियादारी को जानते हो, फिर आप पढ़े लिखे होने के बाद ऐसे लोगों के साथ कैसे फंस गए? वो इसलिए कि आप सॉफ्ट हार्टेड थे, आप भरोसा करने वाले थे, आप भावुक थे, आप कंपैशनेट थे, काइंड थे। आप तो दुनिया को अपने एंगल से देख रहे थे। आपने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसे डेमोनिक, ऐसे दानव किस्म के भी लोग होते हैं जो भरोसा जीत के आपका फायदा उठाते हैं। पर असलियत में ऐसे लोग इस दुनिया में होते हैं। उनके सींग नहीं निकले होते हैं, पर देखने में ये बहुत चार्मिंग और अपने आप को प्रेजेंटेबल बना के रखते हैं ताकि ये आपको अट्रैक्ट कर सके। तो अगर आपको अभी तक इन चीजों का नहीं पता चला तो एजुकेट योरसेल्फ। थोड़ा बहुत तो आपको अब पता चल ही गया होगा। एजुकेट योरसेल्फ ऑन अब्यूज, एजुकेट योरसेल्फ ऑन नार्सिसिज्म। अपनी केयर करना, अपनी रक्षा करना आपका ही फर्ज है। टेक योर रिस्पांसिबिलिटी। मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, थोड़ी पर्सनल है पर शायद किसी को क्लैरिटी दे दे। कुछ मंथ्स पहले मेरा फेस बहुत हैवी चल रहा था। एवरीथिंग फेल्ट लाइक इट वाज कोलैप्सिंग। जो लाइफ मैंने हमेशा हैंडल की है वैसे कुछ भी नहीं हो रहा था। उस रात मैं इतनी ओवरवेल्म थी कि सोते सोते बस एक सिंपल सी प्रेयर की, भगवान अगर तुम हो मेरे साथ तो प्लीज मुझे कोई साइन दे दो। मैं रोते रोते सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग लाइफ नॉर्मल थी, रूटीन स्टार्ट हो गया। साइन मांगने का थॉट भी मैं भूल गई थी। मैं रिक्शा में थी, कहीं जा रही थी, सिग्नल पर रिक्शा रुक गई। एक छोटा सा बच्चा फूल लेकर आया एंड ही लाइक, दीदी फूल लोगे? मैंने बोला नहीं बेटा अभी नहीं चाहिए। एंड आई वाज इन माय ओन थॉट्स। और वो जाते जाते बिल्कुल कैजुअली बोलता है, दीदी टेंशन मत लो, भगवान आपके साथ है। तब मुझे समझ नहीं आया था, पर रिक्शा जैसे ही आगे बढ़ी और एकदम से मेरे अंदर से आवाज आई, ये वही साइन है जो मैं रात को मांगकर सोई थी। मैंने मुड़कर देखा, वो बच्चा कॉर्नर में खड़ा था, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं कि उसने क्या बोल दिया। पर मेरे लिए उस एक लाइन ने सब बदल दिया। उस दिन समझा गॉड लाउड नहीं होता, वो सिंपल चीजों में आंसर देता है। एक सेंटेंस हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर, कोई मोमेंट, और तुम्हें फील हो जाता है कि तुम अकेले नहीं हो। हम बिजी होके ना ऐसे साइंस मिस कर देते हैं, पर जब दिल सच में जवाब मांगता है तो भगवान हमेशा किसी ना किसी के जरिए बोलकर जवाब दे देता है। आज एक छोटी सी चीज नोटिस करो जहाँ तुम्हें फील हुआ हो कि लाइफ तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, तुम्हारे साथ है। You know guys, answers always come to you. बस हमेशा लाउड नहीं होते। We have to be aware and open to accept them and listen to them carefully. पता है कुछ लोग हमारे साथ इतना गलत करते हैं कि मतलब हमारी आत्मा एकदम रोने लगती है। वो कहते हैं ना कि अंदर से आह निकलती है कि मतलब हम नहीं बोलना चाहते लेकिन दिल इतना रो रहा होता है कि उनके लिए गलत चीज़ें निकलती हैं। गुस्सा भर जाता है, होता है, सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम सह चुके होते हैं ना, इतना गलत किया होता है सामने वाले ने कि मन में नफरत सी होने लगती है। मतलब बहुत गुस्सा आती है और फिर होता है कि हम इस इंसान को कभी माफ़ नहीं करेंगे और ऐसा इसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ या कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जिसके ऊपर आप बहुत क्रोधित हो, आपको बहुत नफरत है, आपके साथ उसने बार बार छल किया है, बार बार आपकी लाइफ में आपको परेशान किया है, आपको किसी न किसी तरह से प्रताड़ित किया है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उस इंसान को माफ़ कर दो। अब आप सोचोगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है। माफ़ दूसरों के लिए नहीं किया जाता, माफ़ खुद के लिए किया जाता है। आप देखोगे कि जब आप किसी व्यक्ति से नफरत करोगे ना, उससे चिढ़ोगे, उसके बारे में वही बातें सोचोगे जो उसने आपके साथ किया, तो आपके मन में नफरत आएगी, उससे आप खुद ही जलोगे। आपके अंदर एक जलन रहेगी परमानेंट, आपको शांति नहीं मिलेगी, आप बेचैन रहोगे। तो किसी और की गलती की सज़ा हम खुद को क्यों दें? जो गलती उसने करी है उसका कर्म उसे कभी ना कभी उसका जो परिणाम है वो देगा ही देगा। लेकिन खुद को जला के, उसके बारे में बुरा सोच के हम अपना कर्म क्यों खराब करें और हम अपने मन की शांति क्यों भंग करें? तो अगर किसी ने बहुत भी गलत किया है ना, बहुत गलत किया है, तो उसे माफ़ कर दो ताकि आपको सुकून मिले, आप शांत हो जाओ। और उसने जो किया है वो अपने कर्मों से कभी नहीं बच पाएगा। और भगवान का जो न्याय होता है वो बहुत पक्का होता है, वहाँ रिश्वत भी नहीं चलती है।
तो रिलैक्स हो जाओ, कर्मों का फल सबको मिलेगा। आप माफ़ कर दो, आप जाने दो, जो हुआ ऊपर वाले ने देखा है, आप सही थे, आपने गलत नहीं किया है, बस इतना सोच के आपको सुकून मिलेगा, आप शांति में रहोगे, है ना। और आई थिंक आज के टाइम में जो सुकून और शांति है वही सबसे बड़ा जो धन है वो है, क्योंकि लोगों के पास करोड़ों रुपए होते हैं लेकिन उनके पास शांति नहीं होती, और कुछ लोग फ़कीर होते हैं और फिर भी उनके मन में शांति होती है। तो माफ़ करो, जाने दो, जिसने जो किया उसका फल उसे मिलेगा ही मिलेगा। हमारा काम है माफ़ कर देना, बस दैट्स इट। आपको क्या लगता है, आप किसी और की बेटी को परेशान करोगे और आपकी खुद की बेटी खुश रहेगी? सॉरी, कर्मा अब अगले जन्म का वेटिंग लिस्ट नहीं रखता, एक्सप्रेस डिलीवरी देता है इसी जन्म में। इसलिए जरा सोच समझ के अपने एक्शंस, अपनी जबान, अपना एटीट्यूड, अपना हमारे घर के रूल्स और वो ईगो की दुकान खोलकर मत बैठ जाओ। घर में बहू आई है, मेड, डील या सेल आइटम नहीं है। जैसे आपने अपनी बेटी को नहीं बेचा था ना, वैसे किसी और ने अपनी बेटी को नहीं बेचा है। बहू घर आती है रिश्ता बनाने, ईएमआई पे टॉर्चर लेने नहीं। बहू एडजस्टमेंट की मशीन नहीं होती, उसे वार्मथ चाहिए, वारंटी नहीं। आजकल कुछ लोग तो शादी के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस का मैनुअल दे देते हैं, 6 बजे उठो, 12 बजे बोलो, इससे मत मिलो, ऐसा मत पहनो। एलेक्सा को स्टॉप बोलते ही बंद हो जाती है। बहू कोई डिवाइस नहीं है कि आपका मूड देखे और ऑटो शट डाउन हो जाए। बहू कोई गूगल मैप्स भी नहीं है जहां आप रॉन्ग टर्न लो और ब्लेम उसके ऊपर डाल दो, तुमने गलत गाइड किया। और जब घर की बहू खुश नहीं होती ना, तो पूरा घर हॉस्पिटल वार्ड जैसा लगने लगता है। सबका बीपी हाई, स्ट्रेस हाई और पीस लो, क्योंकि घर तब बनता है जब घर वाले इंसान बनते हैं। एक और बात जो बहुत लोग सोचते हैं, अरे जब तक मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं हो रहा तब तक सब ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि हम ये विजुअलाइज नहीं कर पाते। और जब वो सच में आपकी बेटी के साथ हो जाता है, सेम चीज हो जाती है, तब आपको रियलाइजेशन होता है। एंड तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। दर्द भी समझ आता है, पछतावा भी होता है, पर वक्त वापस नहीं आता है। इसलिए मत वेट करो कि कल यही सब आपकी बेटी के साथ हो। बदलना है तो आज ही बदल लो। आज चेंज करोगे तो कल किसी और की बेटी के लिए दुआ और आपकी बेटी के लिए रक्षक बन जाओगे। और याद रखना, इतनी अकड़, इतना ईगो, इतने कटु शब्द अभी तो बोल पा रहे हो, ऊपर वाले के सामने कुछ भी नहीं बोल पाओगे। वहां सिर्फ इंसानियत का हिसाब होता है, डेजिग्नेशन का नहीं। आप किसी को अच्छे से जीने नहीं दोगे ना, तो भगवान आपको अच्छे से मरने भी नहीं देगा। लाइफ फुल सर्कल होती है, रिमोट कंट्रोल ऊपर ही है। बस थोड़ा प्यार, थोड़ा सम्मान, थोड़ा स्पेस और थोड़ा खुद को ठीक करना जरूरी है। बहू को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करना मुश्किल नहीं है, बस दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए। और अगर हर घर ये बात समझ ले तो इंडिया का हैप्पीनेस क्वेश्चन सिर्फ बढ़ेगा नहीं, नंबर 1 टर्बो मोड पे पहुंच जाएगा। जय हिंद। Tell me honestly, have you been in a situation where somebody did a bad thing to you and then they become nice again? And then when your guards are down and you become ease up to their niceness, then they do something bad again. You know what I mean? You know? Let's unpack that. It's called intermittent reinforcement cycle. Very fancy word for such a shitty thing. So what they do is like nice, bad again, nice, bad again. And why they do that? To keep you off balance. So you can't fully decide whether to attach or detach yourself from them. Okay, so the person who is doing this to you, they know exactly what they are doing. Sometimes it's been called in psychological languages toxic amnesia, which means like they toxically forget that they have done bad things to you and they become sweet. So their sweetness is not actually sweet, it's some manipulation so that they can lure you in back and keep you around enough just to, you know, like put their own burden and insecurities on you. So to have the remedy for such behavior, you need to understand that this person is clearly narcissistic and manipulative, and no matter how good you'll do for them, they will never be satisfied. Second thing that you can do is to have a boundary with them. So you meet with them on your terms with the clear mind that they are not genuine to you, alright? And you're not gonna open up to them no matter how sweet they will act on that day, because they will just be looking for a loophole where they can slide back in and open you up and hurt you again. Argument with toxic amnesia people is useless, because even if you tell them what they have done, it's just gonna drain you even more, because they'll behave like, what? Did I do that? Not at all. No, I did not do that. You're just being sensitive, and they'll just like put everything on you. So, best thing is no need to argue with them. Take your boundary and distance yourself from them if you can. If there's a close family member, you can still do it, but keep your mind head straight. Don't get fooled by them that they're being nice to you now after doing all the shitty things. Protect your peace, protect yourself, and look for people who can vibe with you. Alright, lovely? Stay shining. Maturity is realizing that जब आप दुनिया को सोसाइटी की बातें, उनके ओपिनियंस, उनके आइडियाज़ के थ्रू देखते हो ना, तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। आई रिमेंबर जब मैं छोटी थी, मैं सोचती थी कि मेरी मदर जो काम कर रही है, हाउस वाइफ है, होम मेकर है, घर को देख रही है, बहुत छोटा काम है। एंड मैं औरों की मदर्स को देखती थी जो ऑफिस जाती थी और पढ़ी लिखी होती थी ज़्यादा, तो मुझे लगता था इनकी मम्मी कितनी अच्छी है। मुझे शर्म भी आती थी कई बार मम्मी को स्कूल ले जाने में। आज जब मैं बात सोचती हूँ, मुझे अपने आप पे शर्म आती है कि वो इंसान जो आपके लिए पूरी लाइफ डेडिकेट कर रहा है, जो शायद कोई भी एक और बंदा आपके लिए नहीं कर सके इस दुनिया में, जो आपके लिए एवरीडे खाना बनाता है, एवरीडे आपका ध्यान रखता है, नोइंग कि जो भी करियर, जो भी जर्नी पे है, ये अपनी जर्नी पे है, इसको फायदा होगा नहीं होगा, इसकी जर्नी है, मेरे को कुछ नहीं होने वाला, हो सकता है मुझे टाटा बाय बाय कहे और चले जाए, बट स्टिल वो इंसान बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए, 1000 करोड़ चीजें आपके लिए एवरीडे करता है, आपको नर्चर करता है, आपको नरिशमेंट देता है एवरी सिंगल डे। उस इंसान का जो औहदा है, उस इंसान की जो जगह है, उसको कोई कम कैसे समझ सकता है, उसको कोई छोटा कैसे समझ सकता है? इट्स लाइक यू आर पॉइजन्ड। अगर आपको किसी ने ऐसा सुझवाया, किसी बच्चे को, किसी भी इंसान को, कि ये छोटी चीज़ है, आपका दिमाग खराब कर दिया मतलब।
आज मैं सोचती हूँ जो भी मैं हूँ, जो भी मेरा थोड़ा सा भी खुला दिल है, बड़ा दिल है, वो मेरे सिर्फ माँ की वजह से है। और आज मैं रियलाइज कर पाई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार खुद से समझना जरूरी है। दुनिया किसको ऊपर किसको नीचे देखती है इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई दुख ही नहीं है। सबसे घटिया जो किस्म के लोग तुम्हें मिलेंगे, दीज आर द पीपल जो कुछ ज़्यादा ही दूध के धुले हुए होते हैं। ये लोग इनिशियली तुमको इतने ज़्यादा साफ दिखेंगे ना, इतने ज़्यादा स्वीट दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि यार इसमें क्या ही गलत हो सकता है, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। क्योंकि वहाँ पे भी तुम्हें हंच होगा, तुम्हें एक ऐसा गट फीलिंग आएगी कि यार इसमें कुछ तो ऐसा गड़बड़ है। लेकिन तुमको भाई उस इंसान का बिहेवियर इतना क्लीन दिखेगा ना, ऑन सरफेस इट विल लुक लाइक कि यार ये आदमी सब चीज़ें तो सही कर रहा है, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। इनिशियली एक आध हफ्ते तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ऐसी ही तो दोस्त चाहिए थी, ऐसा ही तो दोस्त चाहिए था, ऐसा ही तो रिलेशनशिप चाहिए था। बट आफ्टर फ्यू वीक्स दे विल स्टार्ट शोइंग यू देयर ट्रू कलर। क्योंकि तुम्हारा इनिशियली तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो नाउ एवरी टाइम समथिंग रॉन्ग हैपन्स, तुमको लगता है कि नहीं लेकिन वो इंसान तो ऐसा था लेकिन अभी तो ऐसा गड़बड़ कर रहा है, लेकिन यार वो तो पहले तो ऐसा था। एंड यू स्टे बिकॉज तुमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ये एक फेज़ है, शायद कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इसलिए दे आर बिहेविंग लाइक दिस। अदरवाइज वो तो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा लड़का है। बहुत सटल तरीके से जज करना और ऐसा अपना ओपिनियन ऐसे पुश कर देना कि अरे नहीं ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, और सभी के सामने एकदम से अचानक से एकदम मीठा मीठा एक्ट करना कि अरे यार तू कितनी लकी है कि तेरी दोस्त ऐसी है, तेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है। और फिर जब तुम अकेले में हो तो तुम्हारी तरफ पे एक ऐसा नेस्टी से कमेंट करना, फिजूल की चीज़ें, जस्ट टू मेक श्योर कि तुम कभी खुश ना रहो। तुम अगर कुछ नया भी ट्राई करोगे तो दे विल जस्ट कीप ऑन हिंडरिंग इट। और अगर गलती से ऐसा कभी कुछ हुआ ना, ऐसा कभी कि जहाँ पे दे नो, अगर ये चीज़ बाहर आ जाती है, अगर इसने ये चीज़ कभी किसी को बता दी तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, दे विल इवन गो एज फार एज थ्रेटनिंग यू। इफ़ यू फाइंड समबडी लाइक दैट जस्ट रन। आई मीन ये सिर्फ बिगनिंग है। इफ़ यू स्टे विथ पीपल लाइक दैट, हु नोज व्हाट हैपेंस, सो जस्ट रन। टॉक्सिक फैमिलीज में सिर्फ विक्टिम को चुप रहने को, एडजस्ट करने को कहा जाता है। अब्यूजर मस्त घूमता है, उसको कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी पड़ती। क्यों? 1, फैमिली में जो अब्यूजर है वो पहले से ही अग्रेसिव है, तमाशे करता है, तो उससे अकाउंटेबिलिटी मांगने से कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है। उसको किसी तरह शांत रखने से, खुश रखने से थोड़ी देर के लिए सही शांति बनी रहती है, लेकिन लंबे समय के लिए बाकी सबका मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है। उसको कोई पनिश नहीं करता है, फैमिली से निकालता भी नहीं है, क्योंकि हमें ये बताया गया है 2 ब्लड इज थिकर देन वाटर। झूठ है, पूरा कोट है, ब्लड ऑफ द कोवेनेंट इज थिकर देन द वाटर ऑफ द वूम। लाइफ के संघर्ष में जो आपके साथ खड़ा है वो रिश्ता फैमिली के रिश्ते से काफी ज्यादा गहरा होता है। तो फैमिली के नाम पे किए जाने वाले सारे गलत काम पर कम से कम सवाल तो उठाओ, बट नो। क्योंकि 3, अब्यूजर्स अक्सर पावर पोजीशन पर होते हैं, उम्र में बड़े, पेरेंट या अर्निंग मेंबर, और विक्टिम्स अक्सर बच्चे, बहुएं, बेटियां या फाइनेंशियली डिपेंडेंट मेंबर। सो फैमिली अनकॉन्शियसली पावर का साइड लेती है, सच का नहीं। क्योंकि 4, ऐसी फैमिलीज का सर्वाइवल मैकेनिज्म डिसफंक्शन, शेम और गिल्ट को छुपाना होता है। सच का सामना करने के बजाय सारी जिम्मेदारियां विक्टिम पर डाल दी जाती है, ताकि उन्हें अपना गिल्ट, हिपोक्रेसी सामने से फेस ही ना करना पड़े। विक्टिम शेमिंग उनका साइकोलॉजिकल अवॉइडेंस है। इसीलिए जब बेटियां, बहुएं या कोई भी सच बोलने की हिम्मत करता है या सिस्टम से निकलने की कोशिश करता है तो उन्हीं पे अटैक्स किए जाते हैं और उन्हीं की बदनामी की जाती है। क्योंकि 5, इमेज का मतलब सोशल एक्सेप्टेंस। इफ अब्यूजर इज एक्सपोज्ड, द एंटायर फैमिली इमेज कोलैप्सेस। तो वो ऐसा कभी होने नहीं देंगे। हम ना अभी भी आदि मानव के मेंटालिटी से सोच रहे हैं, जो खतरा है ही नहीं उसको इमेजिन कर रहे हैं। समाज में एक्सेप्टेड रहने के लिए फैमिलीज पता नहीं क्या कुछ छुपाती है। विक्टिम से लगातार माफी एक्सपेक्ट करते रहना सोशली कन्वीनियंट है, बट बहुत ज्यादा गलत है। फॉरगिवनेस कोई मजबूरी नहीं है, इट्स अ चॉइस। अकाउंटेबिलिटी दोनों साइड से होनी चाहिए। सो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, इमोशनल डिटैचमेंट रखना, घर में सेफ जोन्स बनाना, झगड़े होने पर वहां चले जाना ताकि आप सेफ रहो, आर योर सेफेस्ट ऑप्शन। नहीं तो अपनी अलग दुनिया बनाना और इस डिसफंक्शन को यही छोड़ जाना इज हाउ यू ब्रेक द साइकिल ऑफ स्ट्रेस। ध्यान रखो। How many times have you been in a situation where people are nice to your husband but arrogant to you? Let's unpack that. You went to a dinner with your husband at somebody's place and they are extremely nice to your husband and they're praising him, his work, but when it comes to you, they're like, kind of a vibe, you know what I mean, you know? You came back from that excruciating, painful party and you just discuss it with your husband like, hey, this is what I felt, I didn't feel the vibe was right, and he just completely clueless because he just like, no, they're nice people, maybe you need time to warm up to them or they need time to warm up to you. Yeah, well, they didn't need time to warm up to you, so So this is called grease trap.
Your husband has been greased up by those people who are trying to create that kind of an awful bridge among you as a couple, because they are treating you differently, but they are treating him differently in a very nice way, and you left out sounding as like jealous or somebody who feel that their husband has outshined them, although that's not the reality. So basically, because husbands are not very good at picking these signals are, because they're like somewhere in their own universe. Like I will explain in other videos the psychological reasons behind it. Anyway, so and you're just like sitting here feeling like, am I being delusional? Am I the bad guy? Am I this? Am I that? No, girlie, they are the one who's doing the grease trap towards him, because they may think him as a source of something that they need. Okay, so it's nothing related to you. The thing you can do to remedy that, you don't need to prove yourself to anyone. You have discussed it once, leave it like that. Be graceful. Number 2, these type of people, they have a pattern. They have done it with somebody else. Sooner or later, it will come to the surface and it will be visible to everybody. And you can keep your grace. Number 3, the most important one. You have seen them, you have analyzed them. Stay quiet. Don't ever say, I'm not gonna go to those people. No, why are you hiding away? Why, girlie? Go with your husband, glue to your husband, go there, shine. Talk to other people, talk to them. You know they're bitchy, be the bitch. Nobody gonna say a word. Peace out. Let me say it once and for all. हाँ, इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने बेनिफिट के लिए तुम्हारे इमोशंस का बड़े आराम से फ़ायदा उठा सकते हैं. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतनी बुद्धि सोच ही नहीं रहे हैं कि जो मैं कर रही हूँ उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा तुम्हारे लिए. हर कोई पर्सन इस दुनिया में अपने हिसाब से चल रहा है और अपने हिसाब से ही चले. भाई देखो, 5 बेसिक एटिकेट तो सीख लो यार, नहीं तो दुनिया जज करेगी. पहला एटिकेट, बैक टू बैक कॉल्स मत करो. अगर किसी ने फोन नहीं उठाया तो शायद वो जेन्युइनली बिजी है, मीटिंग में है, ड्राइव कर रहे हैं, या फिर सच्ची बात आपका नाम देखकर सोच में पड़ गए हैं. जो लोग आपके मैरिज को तोड़ने की कोशिश करते हैं वो कभी भी आपके अपने नहीं थे. और ये वाक्य मुझे किसी औरत ने नहीं, एक मर्द ने कही थी. इसको समझते हैं यार. अगर फैमिली मेंबर्स, स्पेशली सिस्टर्स, मदर्स, वाइफ की शिकायत लगातार हस्बैंड से करते रहे, दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग जानबूझकर क्रिएट करें, स्पेशली तब जब उनके पास एक न्यूबॉर्न की जिम्मेदारी है, और अगर हस्बैंड भी उनके इन्फ्लुएंस में आके वाइफ को, बच्चे को कुछ टाइम के लिए सही अकेला छोड़ दे, अकड़ के दिखाए, बातचीत बंद कर दे या सपोर्ट ना करे, वाइफ से ही अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टिंग एक्सपेक्ट की जाए ऐसे कमजोर समय में जहाँ उसी को अनकंडीशनल सपोर्ट चाहिए, तो वाइफ के लिए ये दर्द जिंदगी भर रहने वाला है. एक न्यू मॉम का नेचुरल नीड, उसका सारा फोकस, अटेंशन, फ्यूचर का डर अपने बच्चे की सेफ्टी को लेके होता है. हस्बैंड की माँ और बहन भी तो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर, ताकि बेटा हाथ से ना निकल जाए. बट वो ये ईगो एंड जेलसी की वजह से कर रहे हैं. यस, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, बट दैट विलेज मस्ट बी सपोर्टेड, नॉट अटैकिंग. माँ और बच्चे को साइड कर देना एक न्यू मॉम के लिए अपना घर टूटने जैसा फील होता है. अपने बच्चे का फ्यूचर बिल्कुल अंधेरा दिखता है और ये डर उसके दिल और दिमाग में घर कर जाता है. ट्रस्ट मी, वो भी यही चाहती है कि इस डरावने एक्सपीरियंस को भूल जाए, बट दिस बिकम्स परमानेंट इन हर नर्वस सिस्टम. सो मॉम्स, ये वक्त जरूर बीत जाएगा. एंड वंस योर किड इज ओल्डर, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कदम बढ़ाओ. जब हाथ में पैसे होते हैं ना, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है. आपकी और आपकी न्यू फैमिली आपका मिठास डिजर्व करती है, बिटरनेस नहीं. ध्यान